हाँ जी, एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर कौन सा है ये? नहीं, एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर सेकंड है। पहला फिजिकल वर्ल्ड है, जिसमें आपका हल्का सा आइडिया दिया कि फिजिक्स क्या है, वो सब है, वो आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो आपको आता होगा बड़ा फास्ट चलेंगे। सबसे पहले 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, 7 बेसिक हाँ जी बताएं फटाफट। लेंथ, मास, लेंथ मास टाइम, टेम्परेचर, करंट, हाँ जी ल्यूमिनस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इनसे ही आपकी जो भी बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं वो सारी इनसे बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्पीड बनानी है तो स्पीड विल बी लेंथ ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जल्दी आ जाएं, कल इस क्लास में 1 मिनट भी लेट कोई भी अलाउड नहीं होगा। ठीक है, इन 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के साथ 7 डायमेंशन आपने अटैच कर रखी हैं, उनको आपने नाम दे रखा है। लेंथ की डायमेंशन क्या बोला है? एल, मास को, एम टाइम को, टेम्परेचर को, केल्विन करंट को, ए, और इसको सी डी और मोल। ये आपकी डायमेंशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। फिर एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है जिसको हम जनरली एसआई यूनिट बोलते हैं, जो कि पूरे संसार में इक्वली हर जगह एक्सेप्टेबल है। स्टैंडर्ड यूनिट एसआई की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उल्टा लिखा जाता है एसआई। ये स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि इस पूरे संसार में मान्यता प्राप्त है। आप बताएं लेंथ के लिए क्या है? मीटर, मास के लिए, टाइम के लिए, इसके लिए केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल, ठीक है जी। ये आपकी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी डायमेंशंस, उनकी यूनिट्स हो गई। इसके बाद आते हैं डिराइव्ड। डिराइव्ड क्वांटिटीज, मैं नाम बोल रहा हूं डिराइव्ड क्वांटिटीज की, आपको उनकी डायमेंशंस लिखनी है फटाफट, ठीक है। सबसे पहले स्पीड, सेकंड आप लिखें एक्सेलरेशन, थर्ड फोर्स, फोर्थ वर्क डन, फिफ्थ काइनेटिक एनर्जी, सिक्स्थ पावर, सेवेंथ प्रेशर, एट्थ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड नाइन्थ मोमेंटम। हाँ जी बताएं। छवि, स्पीड की डायमेंशन एल टी माइनस वन, नेक्स्ट एल टी माइनस टू, हाँ जी एम एल टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, काइनेटिक एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू, नेक्स्ट पावर, ये आपका रहेगा वो। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन आए तो आप फॉर्मूला याद करें। पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क,
तो अपॉन टाइम और लग जाएगा, एक टाइम ऊपर जाएगा तो mL2t-3। ये बताया था आपने, ये नहीं बताया। जब भी आपको कंफ्यूजन आए कि इसकी डायमेंशन क्या होगी तो आप क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन की पता है, टाइम की लिख देंगे, आ जाएगी आपकी। प्रेशर, हाँ जी, एम एल, हाँ जी, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को आपने डिवाइड किया एरिया से, एरिया होता है L2, कट गया mL-t-2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं, हाँ जी, mL2। क्यों? क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है mr², तो mL2 मोमेंटम, हाँ जी, mL-t-1 ये आपका रहेगा। और भी आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। अब स्टार्टिंग में जब चैप्टर करते हैं तो डिफिकल्ट होता है। अब आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं तो आप सवाल करें, फॉर एग्जांपल ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का की डायमेंशन निकालें फटाफट। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इससे रिलेटेड आपको कोई फॉर्मूला ध्यान हो तो वहां से आप डिराइव कर सकते हैं। करें ट्राई। विस्कोसिटी का कोई फॉर्मूला याद नहीं है? दो फॉर्मूले विस्कोसिटी में, एक क्या है, फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी। फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी। जब भी आपको डायमेंशन निकालनी हो, कॉन्स्टेंट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। ईटा इज इक्वल टू एफ बाय आरवी। अब यहां पे आप पुट कर दें, फोर्स इज mL-t-2, L-L-t-1, एक ऊपर चला जाएगा mL-1 और t-1। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वाई, फटाफट। प्रेशर वाली है ना, क्योंकि y इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा L बाय L। इनकी डायमेंशन सेम रहेगी, कट जाएंगे डायमेंशंस, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर वाली रहेगी और प्रेशर वाली आपकी ये रही। ठीक है, इसके बाद आप निकाल दें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m-1 L, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता हो तो आप निकाल सकते हैं फटाफट। ठीक, इस तरीके से जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी नाम लेंगे उस सब की डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़े। ठीक है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा आपकी दो एक्स्ट्रा और होती हैं। एक होता है एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज ना तो बेसिक में काउंट होती ना डिराइव में, अलग से हैं। एंगल फॉर एग्जांपल दो लाइनें हैं, ये लेंथ ऑफ आर्क आपकी एल है, ये थीटा है, ये आपका रेडियस है। तो दिस थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। तो आप बताएं थीटा इस केस में डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी क्या? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और उसकी यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है इसकी? रेडियन। अगर कहीं पे असर्शन रीजन में आ जाए कि अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैन हैव यूनिट्स, तो यस इट कैन हैव। यहां पे कैसे रहता है ये 3D में, अगर फॉर एग्जांपल एक आपका स्फीयर है और यहां पे आपने एक पैच बना दिया उसके ऊपर और चारों तरफ से ऐसे उसको लाइंस को ज्वाइन कर दिया, तो ये जैसे यहाँ पे दो लाइंस के बीच का जो स्पेस है उसको हमने एंगल बोला, यहाँ जो सारा ऐसे कोन टाइप बनेगा उस बीच वाले स्पेस को आप बोलेंगे सॉलिड एंगल, डिनोटेड बाय सिंबल ओमेगा। और इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ दिस पैच अपॉन आर स्क्वायर।
क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एरिया है ऊपर तो आपका L2 बनेगा, नीचे भी L2 बनेगा, डायमेंशनलेस है, बट इसकी यूनिट है इसकी स्टीरेडियन। यहां पे एक चीज और आती है इसमें, अगर आपको रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू कितने डिग्री? 180 डिग्री। इससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपकी दो एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं बिसाइड्स बेसिक एंड डिराइव्ड। इसके बाद आपका आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सबसे पहला सिस्टम जो यूनिट्स का है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स। फिर आपका सीजीएस जो कि बहुत फेमस है, एमकेएस, एफपीएस। कल से 1 सेकंड भी लेट अलाउ नहीं है, बैठ जाए वहां जाए। हाँ जी, एसआई यूनिट्स हमने देख ली कितनी होती हैं? 7। सीजीएस यूनिट सिर्फ 3 होती हैं। कौन सी? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ऐसे यहां पे क्या होती है? और यहां पे ये बहुत कम यूज में आता है, ये बहुत कम यूज में आता है, ये बहुत ज्यादा यूज में आता है, और उसके बाद आपका सीजीएस। इन ये दोनों ही सिस्टम्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब ये बताएं, अगर एसआई यूनिट्स ऑलरेडी अवेलेबल थी तो सीजीएस डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी? एक, हाँ, अगर आपकी स्मॉल यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री लैब में काम कर रहे हैं और आपका मास ग्राम्स में है, तो बार बार केजी में लिखना बहुत मतलब वो नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा कि 0.00 केजी करके। तो आपने अलग यूनिट सिस्टम बनाया सीजीएस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट कन्वर्जन। फास्ट तो नहीं हो रहा? बहुत सही चल रहा है ना? ऐसे ही खींच देंगे। यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन का मतलब है आपको अगर लेंथ दे रखी है 1 किलोमीटर, तो अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये आपका 1000 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी यूनिट्स कन्वर्जन का पूरे फिजिक्स में कहीं ना कहीं यूज रहता है। मैं आपको सवाल दे रहा हूं, कन्वर्ट 1 न्यूटन, न्यूटन क्या है? फोर्स की यूनिट है। 1 न्यूटन ये एसआई यूनिट है, कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस यूनिट्स। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी सीजीएस यूनिट्स? और 1 सीजीएस यूनिट जो आपकी फोर्स की रहती है उसको आप डाइन बोलते हैं वैसे। तो 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा? ये आपको निकालना। 5 है ना? निकालना आता है सबको? कैसे निकालेंगे? देखिए आप, सबसे पहले इस n को आप लिख लें। n है MLT-2 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कन्वर्ट किस में करना है? ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर और सेकंड में। जो मैं तरीका बता रहा हूं ये सब जगह एप्लीकेबल होगा। जिसमें कन्वर्ट करना है, आप 1 केजी को लिखो 1000 ग्राम। ये 1 मीटर की तरह मानो, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और नीचे है 1 सेकंड का स्क्वायर। इसको आप सोल्व करोगे, 3 जीरो यहां, 2 जीरो यहां, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से आपका आ जाएगा, और इसको आप बोलते हो 1 डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर एक बेस्ड। किसी सब्सटेंस की डेंसिटी है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट करना है डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में, कितना होगा ये निकालना है। ये आपकी डेंसिटी है इन सीजीएस, आपको एसआई में निकालना है।
500 500 kg पर मीटर क्यूब आपकी डेंसिटी आ गई है एसआई यूनिट्स में। नेक्स्ट करें आप, अगर आपके पास 1 जूल है, 1 जूल सीजीएस यूनिट्स में कितना होगा? सोल्व भी करो, सबको याद है क्या? ठीक है, गुड। नव्या, ये चैप्टर किया है तूने? मेरे पास नहीं किया था। अच्छा, वैसे ही, ठीक है, ठीक। सबका हो गया? बताऊं करके? हाँ भाई लोकेश, बताऊं? पढ़ गया तो फायदा नहीं, तो रेल चलेगी यहाँ तो। सिंपल, इसको भी ऐसे ही करेंगे। पहले आपके डायमेंशन की याद कर लो। ये आपका रहेगा ML2T-2 आई थिंक, ठीक लिखा है मैंने? तो एक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है ग्राम। देखो यहां पे अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे मीटर स्क्वायर है, तो यहां पे 1 मीटर का स्क्वायर है इसका मतलब, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आपका 1 सेकंड का ही स्क्वायर रहेगा। इस तरीके से आप 4 जीरो यहां से निकलेंगे, 3 यहां से, 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं अर्ग। 10⁻7 अर्ग इज इक्वल्स टू 1 जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी का मतलब है, अगर 4 बजे की क्लास थी, तो आप अगर 4:01 पे आते हैं या 4:03 पे आते हैं, हु इज मोर एक्यूरेट? ये आपका ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, लेकिन आपके पास एक बढ़िया घड़ी है जो सिर्फ मिनट ही नहीं सेकंड भी दिखाती है। कौन सी घड़ी बढ़िया है, ये या ये? सेकंड वाली, जो आपको मतलब कि ज्यादा डेसिमल तक आपकी वैल्यू दिखाए, वो ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, ज्यादा प्रिसाइज चीज ज्यादा एक्यूरेट हो जरूरी नहीं है ना। इन तीनों में सबसे इनएक्यूरेट ये है, क्योंकि आपकी ट्रू रीडिंग जो है वो 4 है, बट ये उससे बहुत ज्यादा डेविएशन शो कर रही है। तो एक्यूरेसी का मतलब है हाउ क्लोज यू आर टू द ट्रू वैल्यू, है ना। और प्रिसीजन का मतलब है कितने डेसिमल पॉइंट्स तक आप, कितना आपका स्केल है वो कितना रिफाइन है, वो आपकी प्रिसीजन है। ठीक है, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर में पहला रहता है सिस्टमैटिक एरर। इसके भी 3 फर्दर सब टाइप रहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, और क्या क्या है बताएं एक बार? सेकंड आपका रहता है रैंडम एरर। और थर्ड है लीस्ट काउंट एरर। अगर आप सबके एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे तो डेफिनेशन याद रखने की जरूरत ही नहीं है। और इसके ऊपर लास्ट ईयर सवाल आया था, है ना, नीट में तो आया था कि पूछा गया था कि आपको एग्जाम्पल दिया था उसका, और पूछा था कि कौन सी एरर है, तो रैंडम एरर थी वो। देखते हैं यहाँ पे कैसे। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब है या तो आपका इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी हो या उसके कैलिब्रेशन में दिक्कत हो।
एग्जाम्पल, ब्रोकन स्केल। अगर आपके स्केल का कोना टूटा हुआ है ना, आप स्टार्ट करेंगे तो आपको वहां पे 0 नहीं मिलेगा, तो आप अंदाजा लगाएंगे उस रीडिंग का, जहां तक लेंथ आपकी रहेगी, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर रहेगी, आपके इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है। कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन का मतलब है कई बार अगर आप बहुत लो क्वालिटी का स्केल खरीद लें तो मार्किंग बनी होती है, कई बार ना वैसे आपको क्लोज क्लोज दिखाई देंगी एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, उनके बीच में सेपरेशन रहना चाहिए। तो कैलिब्रेशन का मतलब है जैसे उसको मार्किंग किया गया, मार्किंग ही गलत है, तो कैलिब्रेशन इज रॉन्ग, इस कारण से इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट है इम्परफेक्शन इन टेक्निक। इम्परफेक्शन इन टेक्निक का मतलब है आपको अगर बॉडी का टेम्परेचर नापना है तो दो तरीके हैं, आप थर्मोमीटर को या तो मुंह में रखें या फिर आर्म पिट में रखें, कहां बेटर रिजल्ट आएगा? मुंह में, है ना, माउथ में। तो इम्परफेक्शन इन टेक्निक का मतलब है कि आप उसको सही से मेजर ही नहीं कर रहे हैं। एक एग्जांपल और है, अगर आप स्केल से लेंथ मेजर कर रहे हैं और आप अगर उसको एग्जैक्टली ऊपर से देखेंगे तो वो सही देखेंगे, अगर आप लेफ्ट से देखेंगे तो आपको वो हल्का सा आगे शिफ्ट हुआ दिखेगा, है ना। तो मेजरमेंट की टेक्निक है, उसमें अगर आप परफेक्ट नहीं हो तो उसको बोलते हैं इम्परफेक्शन इन टेक्निक, के कारण आपकी एरर आई है। ठीक है। पर्सनल एरर कहाँ आएगा, लगा लेना जहां भी आएगा। पर्सनल एरर, इसमें क्या एग्जांपल था? हाँ, केयरलेसनेस। आप सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं स्कूल में और बगल वाला आपके पेन चुभ रहा है, तो आप वो काउंट ही नहीं कर रहे हैं टाइम ठीक से, तो केयरलेसनेस के कारण आने वाली एरर क्या है? आपकी पर्सनल एरर है। ठीक है, यहां पे आप अगर लिखना चाहें तो केयरलेसनेस। नेक्स्ट है रैंडम एरर। कुछ एरर्स आपकी ऐसी होती हैं जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल होती हैं। अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एकदम आपकी वोल्टेज फ्लक्चुएट कर गई, तो आपके जो करंट नापने वाला डिवाइस है एमीटर, उसमें एकदम करंट बढ़ जाएगा मान लो, तो वो आपके कंट्रोल में ही नहीं था, तो ऐसे केस में आप बोलते हैं उसको रैंडम एरर विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। ठीक है। लीस्ट काउंट एरर, आप ये बताएं जो आपके पास नॉर्मल स्केल होता है, नॉर्मल स्केल में लीस्ट काउंट कितना होता है? लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? सबसे, हाँ, सबसे छोटी मेजरमेंट आप जो कर सकते हैं उससे वो। नॉर्मल स्केल में लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर कहें या फिर आप 1 mm कहें, ये लिस्ट काउंट रहता है। अगर मैं कहूं कि मैंने इस मार्कर की या जो पेन है ये इसकी लेंथ नापी और ये आई 2 पॉइंट तो शायद गड़बड़ है, 12 लिख देते हैं, 12.3 सेंटीमीटर। मेरे पास एक नॉर्मल स्केल अवेलेबल था, मैंने आपको रिपोर्ट किया कि 12.3 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो क्या आप इस रिपोर्टेड आंसर में कुछ एरर की संभावना मानते हैं क्या? देखो, जो आपका लास्ट आप पॉइंट लेते हैं ना, उसमें कई बार डाउट रहता है ये 2 के पास में है या 3 के पास में है, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लेके कि ये 2 के पास लग रहा है तो बोल दिया मैंने 12.2 या 12.3। तो लास्ट वाला जो डिजिट है ये अनसर्टेन है, कहने का मतलब हो सकता था कि वो 12.2 के मतलब 2 की तरफ हो, पर आपने 3 रिपोर्ट किया है, तो ऐसे केस में जो एरर की संभावना है वो आपके लीस्ट काउंट के बराबर है। जितना लीस्ट काउंट है एटलीस्ट उतनी एरर आपकी हो सकती है उसके अंदर। अगर मैं इसी नॉर्मल स्केल की जगह यूज करूं वर्नियर कैलिपर, तो लिस्ट काउंट कितना होगा? हाँ, इससे बेटर होता है, नॉर्मल स्केल से बेटर होता है, तो 0.01 सेंटीमीटर होता है। इससे भी बढ़िया क्या है? स्क्रू गेज, ये 0.001 सेंटीमीटर रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप स्केल कौन सा यूज कर रहे हैं उसके कारण भी एक लिस्ट काउंट एरर हमेशा रहेगी ही रहेगी, आपके स्केल पे डिपेंड करेगी। अगर बेटर स्केल होगा तो वो एरर कम होगी। ठीक है। इसके बाद आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज किस किसने देखा हुआ है? दोनों इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जिसको लगता है कि ये देख के सीखना है तो आप अलग से टाइम लेके सीखें, इस क्लास में पॉसिबल नहीं है। वर्नियर कैलिपर का
आपका जो लीस्ट काउंट है वो उससे बेटर है नॉर्मल स्केल से 0.01 सेंटीमीटर। इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सवाल जब आता है तो जनरली वर्नियर कैलिपर का ही आता है, ठीक है। और आपने देखा था जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है उसमें 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स कितने के बराबर थे? 9 मेन स्केल डिविजन्स। और 1 मेन स्केल डिवीजन कितने, नहीं वो तो ठीक है, 1 मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर है? 0.1 सेंटीमीटर। इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके आप एक बार ये निकालें कि लीस्ट काउंट जो आया आपका वो 0.01 सेंटीमीटर आता है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला ये है, और ये मैंने बता दिया है। आप निकालें लीस्ट काउंट। हो गया सबका? यहां से आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1 VSD, 1 VSD इक्वल टू 9/10 MSD। इसको यहां से यहां पुट करेंगे VSD की जगह, और सोल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 0.01 सेंटीमीटर। अगर इसी रीडिंग में मैं बोल दूं कि n+1 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू n मेन स्केल डिवीजन, ऐसा है, उस केस में लिस्ट काउंट कितना होगा निकालें। n+1 VSD इक्वल टू n MSD एंड 1 MSD रिमेन सेम। MSD सेम है आपका, आपको निकालना है इस केस में लिस्ट काउंट कितना होगा। ये आपका आ जाएगा इस केस में लिस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD। ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर स्केल में रीडिंग कैसे निकालते हैं उसका भी फॉर्मूला एक। तो वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल्स टू सॉरी टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या है? आपके दो स्केल होते हैं, वर्नियर स्केल को मूव करते हैं आप। वर्नियर स्केल की 0 जितनी आगे मूव कर गई है जितने डिवीजन से, वो आपकी क्या आएगी? मेन स्केल रीडिंग आएगी, ठीक है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे? अब आप देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सा ऊपर वाले के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो जो कोइंसाइड करेगा वो वाली डिवीजन, जैसे 5वीं करी मान लो, तो आप VSCR को लिखोगे 5 इंटू लिस्ट काउंट 0.01 करके सोल्व कर लेंगे। ये आपकी इक्वेशन है, ठीक। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज में आपको पता है कि वो सर्कुलर स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल की जगह सर्कुलर स्केल रहता है। जो हमने इंस्ट्रूमेंट देखा था उसमें जो सर्कुलर स्केल था उसके ऊपर कितनी रीडिंग्स थी, कितने डिविजन्स थे? 100 डिविजन्स थे। और
उन 100 डिविजन्स को कंप्लीट करके आप जब उसका एक सर्कल कंप्लीट करते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट आगे मूव करता है, कितना आगे मूव करता है, 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। तो 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन, और यहां पे 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1/100 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन यहां पे भी वही है 0.1 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाता है 0.001 सेंटीमीटर। आपके सर्कुलर स्केल पे अगर आप एक डिवीजन मूव करेंगे तो आपका वो मूव करेगा 1/100 ऑफ मेन स्केल डिवीजन, क्योंकि पूरा कंप्लीट करने के बाद वो एक मेन स्केल डिवीजन मूव करता है। ठीक है, तो यहां पे लीस्ट काउंट यही होता है, मतलब वहां पे आपने लीस्ट काउंट का फॉर्मूला जो निकाला था, यहां पे वो नहीं है। यहां पे लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन, जो भी आ जाए वही आंसर आपका होगा। ये तो आपने स्टैंडर्ड स्क्रू गेज की बात करी। अगर वो मैंने कुछ आपका हल्का फुल्का चेंज कर दे, 100 डिवीजन की 50 डिवीजन कर दे, तो 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल लो, वही लिस्ट काउंट आपका रहेगा। ठीक है, और टोटल रीडिंग निकालने का यहां भी फॉर्मूला वही है, टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। इसी में एक टॉपिक होता है 0 पॉइंट एरर। जीरो पॉइंट एरर का मतलब है, अभी आपने देखा वर्नियर स्केल में, आप वर्नियर स्केल को ओपन करते हैं तब रीडिंग आना शुरू होती है ना। स्टार्टिंग में वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों की जीरोस कोइंसाइड करती है ना। अब ऐसा मानो आप, अगर वर्नियर स्केल की जीरो जो है, मैं बना देता हूं, लेट से ये आपका मेन स्केल है। जनरली ऐसे होता है, ये वर्नियर स्केल है, ये आपका मेन स्केल है, दोनों की जीरो कोइंसाइड करती है। बट यदि ऐसा हो, ये मेन स्केल डिवीजन है और वर्नियर स्केल डिवीजन का जीरो यहां से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, तो जब इसको ओपन करेंगे और मान लो कि ये वाली जो पहली लाइन है, ओपन करने के बाद ये आ गई यहां पे, तो जनरली हम बोलते हैं कि मेन स्केल डिवीजन यहां पे कितनी होगी, 1 हो गई, है ना। बट हमें पता है कि ये पहले ही पीछे था, तो ये ज्यादा खुला होगा एज कंपेयर टू द मेजर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जब इसको ओपन करेंगे और 0 0 को मिलाएंगे, जितनी भी आपकी रीडिंग आएगी उसमें इतनी रीडिंग क्या करेंगे, घटाएंगे या जोड़ेंगे। देखो आप, स्टार्टिंग में ये वर्नियर स्केल यहां था, है ना, अगर ये यहां पे आ गया तो इसके हिसाब से तो 0 रीडिंग है, बट एक्चुअल में कुछ रीडिंग तो आ गई है, खुल गया, वो स्पेस खुल गया, तो वो रीडिंग कुछ है। तो मैं कह रहा हूं कि जब आप इसको ओपन अप करेंगे तो जो भी रीडिंग आई उसमें आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखो, इसको यहां से यहां लेके आए, वर्नियर स्केल यहां पे आ गया, तो वर्नियर स्केल तो अभी 0 रीडिंग दिखा रहा है, बट स्केल आपका खुल चुका है इतना, तो उस स्केल के हिसाब से तो 0 रीडिंग होनी चाहिए, बट आपका वो ओपन अप हो चुका है, तो इतना जो ओपन हुआ उसको आप ऐड कर देंगे। ऐसे ही जब वो आगे गया होगा तो आप उसमें ये वाला जो गैप है उसको हमेशा ऐड करेंगे। ठीक है, और इस 0 पॉइंट एरर के भी दो होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और एक इसको बोलते हैं पॉजिटिव 0 पॉइंट एरर, इसको नेगेटिव 0 पॉइंट एरर। ये जो आपकी ये नेगेटिव है, क्योंकि आपका स्केल शुरू में नेगेटिव रीडिंग दिखा रहा है, आपका जो वर्नियर का 0 है वो मेन स्केल की नेगेटिव रीडिंग दिखा रहा है ना, तो ये नेगेटिव एरर थी। इस केस में नेगेटिव एरर में आप क्या करते हैं, रीडिंग जो आपकी रीडिंग आई मेजर्ड रीडिंग में क्या करते हैं, ऐड करते हैं क्या, नेगेटिव 0 पॉइंट एरर, उसके मैग्नीट्यूड को ऐड करते हैं बेसिकली। ठीक है ना, और यदि यही स्केल ऐसा होता,
वर्नियर स्केल आपका स्टार्ट ही यहां से हो रहा होता, इसको बोलेंगे क्या, पॉजिटिव एरर। और इसमें आप फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, जो भी मेजर करेंगे उसमें से घटाएंगे। मेजर्ड रीडिंग माइनस पॉजिटिव 0 पॉइंट एरर। ये बात ध्यान रखना कि जो ब्रैकेट में लिखी हुई क्वांटिटी है दोनों केस में, वो आपकी मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव नंबर ही है वो। ठीक है, इसमें भी सवाल आया हुआ है आपका, कल जब सवाल करेंगे तो आप इसमें देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है एरर्स, एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। इसमें बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, आपने, आपकी दुकान है, उसमें आपने एक हेल्पर रख रखा है, उसको 1000 रुपए देके बाजार भेजा, और वो 900 रुपए का हिसाब उसने मिला लिया, मतलब 900 रुपए उसने लिख लिया कि ये यहाँ खर्च हुए हैं, 100 रुपए वो, या मैं कहूँगी 990 रुपए का हिसाब उसने लिख लिया, 10 रुपए का हिसाब वो नहीं लिख पाया। दूसरे केस में आपने उसी हेल्पर को किसी दूसरे दिन 100 रुपए दिए, या दूसरा हेल्पर मान लें आप, उसने भी 90 रुपए का हिसाब मिला दिया और 10 रुपए का हिसाब नहीं मिला पाया। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए 1 को अपनी शॉप पे रखेंगे या 2 को? दोनों ने हेर फेर तो 10 रुपए की है, तो ये कैसे आपको खराब लगा, है ना? तो इस केस में जो आपका, इसको बोलेंगे आप एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, और रिलेटिव एरर है वो जो आपने एरर की है वो कितने, आपकी रीडिंग के मुकाबले कितनी है, वो आपकी रिलेटिव एरर रहेगी। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की ट्रू वैल्यू 10 सेकेंड्स है, और डेल्टा टी जो एरर है वो 0.1 सेकेंड है। ट्रू वैल्यू आपकी 10 थी, आपने 10.1 मेजर करी, तो आपका जो एब्सोल्यूट एरर है वो 0.1 है, और रिलेटिव एरर की बात करेंगे तो रिलेटिव एरर इज डेल्टा टी बाय टी। ये आपकी रिलेटिव, और डेल्टा टी इज एब्सोल्यूट एरर। और परसेंटेज एरर डेल्टा टी बाय टी इंटू 100। इसमें एक सवाल आता है बड़ा विशेष, वो आप देख लें ध्यान से। लेट से आपने सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड्स निकाले, एक में आया 10.1 सेकेंड, नोट कर लेना इसको, एक में आया 10.2 सेकेंड्स, 10.1 सेकेंड, 9.9 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। ऐसे केस में आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि एब्सोल्यूट एरर क्या है और रिलेटिव एरर क्या है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप देखें ऐसे सवाल में सबका एवरेज निकाल लेंगे, और जो भी एवरेज आएगा उसको आप, एवरेज जो भी आया उसको आप ट्रू वैल्यू मान लेंगे, है ना? फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आप निकाल रहे हैं, और आपने उसको 1000 बार एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और सिंसियरली रिपीट किया, है ना? तो ऐसा होगा कि हो सकता है सिंसियरली रिपीट करने के बाद भी आप कई बार टाइम को एक्स्ट्रा ले रहे हो, कई बार कम ले रहे हो, बट आप रिपीट ज्यादा करने के बाद ऐसा बोल सकते हैं कि एवरेज जो आएगा वो सही आएगा। यहां से तो ट्रू, जो एवरेज आएगा वो ट्रू वैल्यू मान लेना है। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे आपकी ट्रू वैल्यू आई, ये ट्रू वैल्यू है, और ये इस केस में क्या है, ये मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा डेल्टा टी वन, वो एब्सोल्यूट एरर आएगा इस एक रीडिंग का, एक रीडिंग का। ऐसे ही इसका डेल्टा टी टू, डेल्टा टी थ्री, डेल्टा टी फोर एंड सो ऑन, सबका मोड लेके पॉजिटिव, सबका पॉजिटिव लेके आप डेल्टा टी मीन निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे केस में आप इस डेल्टा टी मीन को बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर, है ना? और इसके ट्रू वैल्यू का आप टी बोल दो, टी, एंड रिलेटिव एरर इज डेल्टा टी मीन अपॉन ट्रू वैल्यू। ठीक है,
कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये आ सकता है। अगर मल्टीपल वैल्यूज गिवन हो तो कैसे डेल्टा टी निकालेंगे और टी निकालेंगे। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। आपने दो क्वांटिटीज को मेजर किया, ए को और बी को। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ को मेजर किया। जब लेंथ को मेजर करेंगे, जिस भी स्केल से मेजर करेंगे, उस स्केल का जो लीस्ट काउंट है उतनी एरर तो आनी ही आनी है। तो एल के अंदर एक एरर रहेगी जिसको आप डेल्टा एल बोल सकते हैं। ऐसे ही ब्रेथ के अंदर एक डेल्टा बी एरर रहेगी, ठीक है, सॉरी हाँ डेल्टा बी। अब क्वांटिटी आपकी ए है, इसमें एरर डेल्टा ए आई और यहां पर डेल्टा बी आई। लेट से मैं ए और बी को जोड़ के कोई नई क्वांटिटी बना रहा हूं, ए प्लस बी। जैसे मैं यहां पे एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर दूं, z इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर। हाफ ऑफ पेरीमीटर करके मैंने एक लिख दिया, तो वो आपका l प्लस बी हो जाएगा सिंपली, है ना। तो कुल मिला के दो मेजर्ड क्वांटिटीज जिनमें की खुद में एरर है, उनको मिला के मैं एक नई क्वांटिटी बना रहा हूं, तो उसमें कितनी एरर आएगी ये देखना है, ठीक है। ऐसे केस में एब्सोल्यूट एरर्स जुड़ जाती हैं। जब भी आप दो क्वांटिटीज को ऐड करके नई क्वांटिटी बना रहे हैं तो उनकी एब्सोल्यूट एरर्स डायरेक्टली ऐड हो जाती हैं। अगर यहीं पे आप दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करके एक नई क्वांटिटी बना रहे हैं, तब भी आपकी एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो जाती हैं। यहां पे दोबारा लिख देते हैं, अगर z इक्वल टू ए प्लस बी आया है तो डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और z इक्वल टू ए माइनस बी आया है तो डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। थर्ड केस, अगर कोई क्वांटिटी आपने दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके बनाई है, ए इंटू बी, इस केस में इन दोनों की रिलेटिव एरर्स का सम इसकी रिलेटिव एरर के बराबर होता है। कहने का मतलब डेल्टा z बाय z इक्वल टू ए बाय ए प्लस डेल्टा, और यही सेम फॉर्मूला आपका लगेगा किसमें, डिवीजन में। अगर z इक्वल टू ए बाय बी है तो डेल्टा z बाय डेल्टा ए इज इक्वल्स टू, सॉरी डेल्टा z बाय z बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं आपके। अगर यहां पे मैं बोल दूं कि z इक्वल टू ए स्क्वायर बी, तब क्या होगा, डेल्टा z बाय z, जब भी पावर आएगी वो पावर आपकी मल्टीप्लाई होगी टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। अगर इसी में, ये आप एक सवाल की तरह ले सकते हैं, अगर इसी में आ जाए डेल्टा ए इक्वल टू ए स्क्वायर बी बाय सी क्यूब, तो ये हो जाएगा डेल्टा z बाय z इक्वल टू टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस 3 डेल्टा सी बाय सी। और यहां पर अगर पूछ लिया जाए कि परसेंटेज एरर, आप निकाल ही दो, सवाल इसको कंसिडर कर लो, और मैं बोल रहा हूं कि ए का जो परसेंटेज एरर है वो 1% है, बी का 2% और सी का 3%। तो आप बताएं जेड में एरर कितना होगा। ये 1%। जब ए मेजर किया तो उसमें जो परसेंटेज एरर है वो 1% है, बी मेजर किया तो उसमें 2% है, और सी मेजर किया तो 3% है। अगर मैं z जो कि ए और बी सी से ऐसे मिलकर बना हुआ है 13, जब भी परसेंटेज निकालेंगे तो यहां पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उधर भी, ठीक है। तो यहां पे जब 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 इज गिवन एज 1%।
इंटू 2 कर देंगे तो 2% तो यहां से आ गया, डेल्टा बी बाई बी 2% यहां से आ गया, प्लस 3 इंटू 3 9%, 9 और 4 13% का ये आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब भी आप कोई आंसर रिपोर्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इसकी लेंथ कितनी है 12.3 सेंटीमीटर है, तो इस रिपोर्टेड आंसर में ये दो जो हैं, दो डिजिट्स ये सर्टेन है। आप सर्टेनिटी के साथ बोल सकते हो कि ये तो मैंने ठीक ठाक मेजर करी है, ओनली एरर कैन बी पॉसिबल इन दिस डिजिट, ये एरर आपकी यहां पॉसिबल है। ठीक है, तो किसी भी रिपोर्टेड आंसर में नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, इनका सम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दैट पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, क्लियर है? इसके 6 रूल्स हैं। सबसे पहला, जो मैंने ये नोट्स मैंने हाथ में ले रखे हैं, शेयर किए हुए आज ग्रुप में, तो आप, मैं कुछ लिखवा नहीं रहा, वहां से देख लेना। सबसे पहला, नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। अगर आपके जो भी रिपोर्टेड आंसर है उसमें नॉन जीरो नंबर्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। यहां पे कितने हो गए? 3 हो गए। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। अगर ऐसा होता 102.3 सेंटीमीटर, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होती? 4। यहां पे कितनी थी? 3। ठीक है। थर्ड रूल, अगर आपका नंबर इज लेस देन 1 और वो डेसिमल नंबर आपने लिखा हुआ है, डेसिमल में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल का कर रहा हूं 0.023 मीटर। 2 रूल क्या है? हाँ, जब भी आपका नंबर 1 से छोटा हो और डेसिमल में लिखा हो, तो जो राइट है क्या, लेफ्ट साइड वाली जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जीरोस आपकी यूनिट कन्वर्जन के कारण भी आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर है लेट्स से, इसको आप बोलें, इसको आप किलोमीटर बोल रहे हैं, अगर 23 मीटर, इसको भूल जाएं एक बार आप, अगर मैंने कहीं से नाप के बताया कि इस ये लेंथ आपकी 23 मीटर है और कोई इसको रिपोर्ट करे 0.023 किलोमीटर, तो जब स्केल ही मीटर का था तो आप ऐसे रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जीरो आपकी यूनिट कन्वर्जन के कारण आई है। तो यहां पे रूल याद रखना है कि ये जीरो, अगर ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा कि ये जीरो आपकी यूनिट कन्वर्जन के कारण आ सकती है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है, रिलायबल नहीं है। नहीं बेटा, मैंने अभी जो, आप स्टेप वाइज चलो, पहले नंबर 1 से छोटा है और ये वाली जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, दूसरी बात, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट, अगर नंबर 1 से बड़ा है और डेसिमल में नहीं लिखा है, डेसिमल में नहीं लिखा है, जैसे कि 2300 मीटर्स, ऐसे में भी लास्ट की जो डिजिट्स हैं वो आपकी सिग्निफिकेंट ये डिजिट्स आपकी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये भी आपकी यूनिट कन्वर्जन के कारण आ सकती हैं। अगर 23 किलोमीटर होता तो आपको ऐसे रिपोर्ट किया तो ये जीरो वहां से आई है। ठीक है, 4 रूल याद हो गए। 5वां, अगर नंबर 1 से बड़ा है और डेसिमल वाला है,
फॉर एग्जाम्पल 9.030 सेंटीमीटर। तो यहां पे ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट होती है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगी आपके पास नॉर्मल स्केल है और नॉर्मल स्केल से मैं पूछूंगी इसकी लेंथ नापनी है आपको। अगर आप कहो 12.300 सेंटीमीटर है, जब आपके पास स्केल ही नॉर्मल स्केल था तो ये जीरो आपने कहां से लगा दी, है ना? जब भी कोई रिपोर्ट करेगा 12.300 तो हम मानेंगे कि उसके पास स्क्रू गेज था, इसलिए ये जीरोस आपकी उसने यूनिट कन्वर्ट करके नहीं आई है ना? आपका 12.3 सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो आपका जीरो नहीं बढ़ाएगा, ठीक है ना? तो ऐसे केस में आपकी ये जीरोस सिग्निफिकेंट होती हैं। रिपीट करते हैं, पहला नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट और जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। अगर नंबर छोटा है एक से डेसिमल में है तो पहले वाली जीरोस नहीं आएंगी, काउंट नहीं होंगी क्योंकि वो यूनिट कन्वर्जन के कारण आ सकती हैं। उसके बाद अगर नंबर एक से बड़ा है और नॉन डेसिमल वाला है तो लास्ट वाली जीरोस भी काउंट नहीं होंगी क्योंकि वो नंबर भी। उसके बाद अगर नंबर एक से बड़ा है और डेसिमल वाला है तो लास्ट की जीरोस काउंट होंगी क्योंकि आपके पास बेटर स्केल है यहाँ पे, इसलिए आपने वैसे रिपोर्ट किया है, ठीक है? और एक छठा पॉइंट जो है इसमें, वो ये है, अगर आ जाए कोई नंबर 2πr, जब भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर हो, एग्जांपल 2, किसी फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लायर है तो उसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। क्यों? क्योंकि उसको आपने मेजर ही नहीं किया। अगर मेजर नहीं किया तो आप इसको 2 लिखो, 2.0 लिखो, 2.00 लिखो, 2.000 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, यानी कांस्टेंट मल्टीप्लायर। ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के 6 रूल हैं, एग्जांपल के साथ आपको याद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक टर्म होती है साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी नंबर को आपको रिपोर्ट करना हो तो हमेशा आप लिखते हैं 7.3 इंटू 10 की पावर 3। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन है, इस तरीके से लिखने का मतलब ये वाला नंबर 1 से लेके 9 तक हो सकता है। अगर 9 से बड़ा हो गया, 10 हो गया, तो ऑटोमेटिक वो 0 वहां शिफ्ट हो जाएगी। ये 1 से 9 के बीच में होगा और यहां पे कितनी भी पावर हो सकती है, ठीक है? ये साइंटिफिक नोटेशन आपका है। इसके बाद आता है आपका एक राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब है 12.34 है और आपको डेसिमल के एक पॉइंट तक ही राउंड ऑफ करना है, तो उसको आप क्या लिखेंगे? 12.3। अगर ये आपका 12.36 है तो क्या लिखेंगे? 12.4। अगर ये 12.35 है तब क्या लिखेंगे? देखो आप, जब छोटा था 5 से तो क्लियर था, 5 से बड़ा है तो क्लियर है। अगर 5 आ जाए तो आपको राउंड ऑफ करते वक्त ये ध्यान रखना है कि लास्ट डिजिट इवन रहे, तो ये 12.4 लिखा जाएगा, ठीक है? लास्ट डिजिट आपकी इवन रहनी चाहिए। अगर यहीं पे होता 12.45 तब क्या करते? तब भी आप 12.4 लिखते। ये राउंड ऑफ के आपके रूल्स होते हैं। फिर है आपका अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आंसर को रिपोर्ट करने के क्या रूल्स हैं? अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं या ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
इंपॉर्टेंट है ये, इसमें सवाल आया था लास्ट टू लास्ट ईयर। ये देखिए आप, अगर ऐसा होगी 12.3 इंटू 1.2, ये मल्टीप्लाई करना है आपको। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पे कितनी है? 3। यहां पे जो भी आप आंसर लिखेंगे उसके अंदर जिस नंबर में कम सिग्निफिकेंट फिगर्स थी, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसको आपको इस आंसर में मेंटेन करना है। तो अगर एक्स्ट्रा, अगर आप उसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा आएंगी, आप राउंड ऑफ करके उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके आएंगे। क्लियर है? ऐड और सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, अगर मैं इसी में बोलूं कि 12.36 और 1.2 ये आपको ऐड करना है, तो ऐसे केस में आप सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखते, ये देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, जिसमें कम डिजिट हैं उसी को आप फाइनल आंसर में मेंटेन करते हैं। इसको ऐड करके मान लो यहां पे आ गया 13.56 आ रहा है, लेकिन आपको एक डिजिट रखनी है क्योंकि डेसिमल के बाद कम से कम एक थी, तो 13.6 आप रिपोर्ट करेंगे। ठीक है? जो लास्ट सवाल है उसमें क्या था, जैसे आपके अजीब सी डिजिट्स दे रखी थी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट लगेगा इस टाइप से, लेकिन उसके अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे तो सीधा बिना सोल्व किए आपका वो एलिमिनेट हो रहा था। ठीक है? इसके बाद आपका आता है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। टाइम कितना बचा है? चलो फिर आज इतना ही करते हैं, कल की क्लास में इसको आगे बढ़ाते हैं।